तो हमने स्टार्ट किया था द डिफ्रैक्शन बाय अ ग्रेटिंग. So gratings are of two kind. One is transmission grating and another is reflection grating. And the distance from one slit to adjacent slit is E plus D, where E is the slit width and D is spacing between two slits. And E plus D is known as grating element. And then we came to derive the expression for intensity at the screen. ओके. और उसके लिए हमने सोचा था कि फ्रॉम ईच स्लेट, ऑल द स्लेट्स आर आइडेंटिकल, फ्रॉम ईच स्लेट वी गेट अ लाइट रे at the screen whose amplitude is a naught sine alpha upon alpha. Okay, so we have capital N number of slits. It means we have capital N number of identical amplitudes at the screen. And when those identical rays are reaching at the screen, those rays interfere. And final amplitude is to be computed. ऐसा ही था. तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन पहले से भी फाइंड कर रखा था. तो उसके लिए हमें किन्हीं भी दो लाइट रेज के बीच का फेज डिफरेंस फाइंड करना था. एंड दैट फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा. ये भी हमने पहले मालूम किया था, 2-3 बार मालूम कर चुके हैं. तो ये कैसे एक्सप्रेशन आया वो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए. अगर नहीं है तो बताओ. एंड देन वी केम to this expression r theta equal to a sin n delta by 2 upon sin delta by 2, where delta is the phase difference between two light rays and this small n is the number of light rays. और grating के केस में there are capital N number of लाइट रेज और स्लिट्स. तो इस स्मॉल एन को कैपिटल एन से रिप्लेस कर देंगे. एंड दिस ए इज व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच लाइट रे. और हमारे पास जो कैपिटल एन नंबर ऑफ लाइट रेज हैं कैपिटल एन स्लिट से, उन सब का एम्पलीट्यूड आर है. व्हाट इज आर? आर इज ए कैपिटल ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा. तो इस स्मॉल ए को आर से रिप्लेस कर देंगे. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा फॉर द एम्पलीट्यूड दैट विल बी दिस आर. दिस इज ए को रिप्लेस किया है इससे आर से. आर क्या है? आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट रे फ्रॉम ईच स्लिट. And sin capital N, this capital N is number of slits, and delta is the phase difference between two adjacent light rays. ठीक है. बस इसके बाद हमने एक्सप्रेशंस पुट किए. डेल्टा को हमने 2 बीटा सपोज किया. इस डेल्टा को 2 बीटा सपोज किया. 2 बीटा सपोज करने से फायदा ये होगा अपॉन 2 वाला फैक्टर गायब हो जाएगा. देन वील गेट r sin n बीटा अपॉन sin बीटा, where beta is pi by lambda e plus d sin theta. इस r को भी हमने a नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये इसकी वैल्यू है. अल्फा इज दिस थिंग. तो अल्फा और बीटा की वैल्यू याद रखना और दिस इज द एक्सप्रेशन. बस ये अगर एम्पलीट्यूड है स्क्रीन पर तो इंटेंसिटी होगी इसका स्क्वायर. ए नॉट स्क्वायर इज आई नॉट, और सबका स्क्वायर कर दिया. इसे हमने एक बार चेक भी किया था फॉर डबल स्लिट. डबल स्लिट के लिए ये कैपिटल एन 2 होना चाहिए. Then we put capital N equal to 2 and we found that this same expression is there. ठीक है, for double slit. इसका मतलब हम अभी तक तो सही बात पर हैं. और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है एट द स्क्रीन ड्यू टू ए ग्रेटिंग, इसमें ये सेकंड पार्ट ये इसलिए आया है क्योंकि ग्रेटिंग है ये, और पहला वाला पार्ट तो ईच स्लिट सिंगल स्लिट के लिए है. ठीक. तो जब भी हम आगे कुछ बात करने वाले हैं ग्रेटिंग का इफेक्ट फाइंड करने वाले हैं, उसके लिए हम बीटा को पैरामीटर मान के चलेंगे. ये किया था. ठीक. अच्छा, फिर हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा मिनिमा इनके एक्सप्रेशन देखे थे. मैक्सिमा के लिए हमने सपोज किया था मैक्सिमा तब मिलेगी जब ये साइन बीटा 0 हो, और जब साइन बीटा 0 होगा बीटा होगा उस समय n पाए. ठीक. और उसमें हमने देखा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती. ठीक. तो उसमें हमने इसे रखा एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू, हमने साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू फाइंड की एंड दैट कम्स टू बी एन कैपिटल एन. ठीक. एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, एंड दैट्स व्हाई बीटा इक्वल टू एन पाई पर हमें मैक्सिमाज मिलेंगे. ठीक. एन इक्वल टू 0 1 2 3 पर. तो एन इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैक्सिमा.
और मिनिमा के लिए क्या था, मिनिमा कब मिलेगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन साइन एन बीटा 0 हो, तब इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। एंड साइन एन बीटा इक्वल टू 0 का मतलब था एन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस इंटीजर नंबर टाइम्स पाई। दिस एम शुड बी डिफरेंट देन दिस स्मॉल एन, और ये एम बड़ा होना चाहिए स्मॉल एन से, क्योंकि यहाँ पे किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर हमने एक कंडीशन इसमें ये देखी थी, अच्छा इन दोनों में बीटा की वैल्यू पुट करने पर हमें कंडीशन मिल जाएगी, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन मिल जाएगी ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और मिनिमा के लिए कंडीशन मिल जाएगी कैपिटल एन टाइम्स ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। अच्छा, इसमें हमने ये देखा कि अगर ये एम 0 हो जाए तो ये मिनिमा नहीं रहेगी, ये तो मैक्सिमा हो जाएगा, तो एम की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगेन स्मॉल एम अगर कैपिटल एन हुआ या फिर ट्वाइस ऑफ स्मॉल कैपिटल एन हुआ, थ्राइस ऑफ कैपिटल एन हुआ, then we'll get the condition for maxima again. So for minima, this small n cannot be 0 or capital N or twice of capital N or small n times capital N, ठीक। और उनके बीच में जो भी वैल्यूज रखेंगे उसके लिए मिनिमा मिल रही होगी। मीन्स m जब 0 है वी गेट मैक्सिमा, m जब 1 है 2 है 3 है कैपिटल N -1 तक है, तब तक हमें मिनिमा मिलती रहेंगी। और जैसे ही स्मॉल m कैपिटल N होगा हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल जाएगी। मीन्स बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमास वी गेट कैपिटल N -1 मिनिमा, ठीक। और अगर हमारे पास दो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, उनके बीच में मिनिमाज कैपिटल N -1 है, तो दूसरी क्या बचा, कुछ और ही आया, कोई दूसरी तरह की मैक्सिमा अब जरूर होनी चाहिए, तभी मिनिमा मिल सकती है। एंड दैट मैक्सिमा इज डेफिनेटली नॉट द प्रिंसिपल मैक्सिमा, क्योंकि प्रिंसिपल मैक्सिमा तो दो ही हैं जिनके बीच में ये सारी मिनिमाज मिली है। सो दोज मैक्सिमाज आर नोन एज सेकेंडरी मैक्सिमाज। और क्योंकि स्मॉल एन वो कैपिटल N -1 मिनिमाज थी, तो कैपिटल N -2 मैक्सिमाज होंगी। सो between two principal maximas there are capital N -1 minima and capital N -2 secondary maximas, ठीक। ये बात हो गई थी। और उसके बाद हमने क्या किया था, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बात की थी, उस पर डिस्कशन किया था। उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है, di/d बीटा 0 होना चाहिए अगर मैक्सिमा या मिनिमा हो। तो अगर हमने di/d बीटा को 0 किया तो ये एक्सप्रेशन मिला पूरा, इसमें से साइन एन बीटा इक्वल टू 0, ये तो है सेकेंडरी वो मिनिमा के लिए, तो ये मैक्सिमा रहा होगा। तो इसे मैक्सिमा को हमने सॉल्व किया और हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिला एन कैपिटल N tan बीटा इक्वल टू tan कैपिटल N बीटा। और सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा की। तो उसके लिए बस साइन एन बीटा मालूम पड़ जाए तो इसकी हेल्प से फाइंड भी कर सकते हैं, tan एन बीटा की हेल्प से साइन एन बीटा फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज दिस, बस हमने वैल्यू अगर पुट कर दें तो वी गेट द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। और अब अगर सेकेंडरी मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटीज को कंपेयर करें, मींस दोनों का रेशो लें, दैट रेशो इज दिस थिंग। क्यों, प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए तो इसकी वैल्यू कैपिटल N है और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इसकी वैल्यू ये है, ठीक। कैपिटल N tan बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल N स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा प्लस 1। तो अगर इसका रेशो लिया तो ये आया, एंड कैपिटल N जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये रेशो कम होता जाएगा, मींस इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कम होती जाएगी, ठीक। फॉर ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ कैपिटल N दिस रेशो इज वेरी लेस, सो वन कैन से दैट द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज वेरी लेस। और इतनी कम कि हमें दिखाई भी नहीं देगा, केवल ये इंटेंसिटी दिखाई दे रही होगी, ठीक। तो इसलिए जब ग्रेटिंग की हम बात करते हैं तो हमें सेकेंडरी मैक्सिमास दिखाई नहीं देते, ना मिनिमास दिखाई देते हैं ना मैक्सिमास, हमें केवल प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखाई देता है और बीच में टोटली डार्कनेस दिखाई देती है, ठीक है। और उसके बाद हमने इन्हें मल्टीप्लाई भी किया था, साइन अल्फा अपॉन अल्फा, इसे हमने ग्राफिकली डिनोट किया था इससे, इसी तरह से इससे ग्राफ बनाया जाता है इसका, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। और इसके लिए तो ग्राफ बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन जरूर है कि हमें बहुत सारे प्रिंसिपल मैक्सिमास मिल रहे हैं, उनके बीच में मिनिमास मिल रहे हैं, बस। तो इस तरह से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा को। जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ का मतलब होगा कि 0th ऑर्डर जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इंक्रीज करता जाता है इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो 0th ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा सबसे ज्यादा इंटेंस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर से कुछ और आगे भी बात की थी थोड़ी सी, वो ये कि पैटर्न कुछ इस तरह का मिलता है हमें, ठीक। बीच में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, केवल ये मैक्सिमास दिखाई देते हैं,
एंड दीज आर जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक, अगर हम व्हाइट लाइट का यूज करते तो लैम्डा के अकॉर्डिंग ये सारे सारे मैक्सिमाज दिखाई देते। जीरोथ ऑर्डर पर क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ लैम्डा, तो जितने भी लैम्डाज हैं व्हाइट लाइट में वो सारे सारे जीरोथ ऑर्डर के लिए सेम एंगल पर, मतलब जीरो एंगल पर ही रहते, तो ये अगेन व्हाइट ही दिखाई देगा। उसके बाद जब बाकी ऑर्डर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे थीटा डिपेंड करता है लैम्डा पर, लोअर लैम्डा के लिए थीटा की वैल्यू कम होगी, हायर लैम्डा के लिए थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो वी गेट होल रेनबो एट द प्रिंसिपल मैक्सिमास फॉर व्हाइट लाइट इन ए ग्रेटिंग। ठीक है, अच्छा, ये बात यहाँ तक तो बात हमने कर ली थी, मुझे लगता है ये भी बात कर ली थी। ठीक, हमने अगर एग्जाम्पल लें, फर्स्ट स्लिट अगर सिंगल स्लिट होती तो हमें ये दिखाई देता है इस तरह का पैटर्न, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं डिफरेंट ऑर्डर्स की, उनके बीच में ये मिनिमाज हैं। डबल स्लिट की बात करेंगे तो डबल स्लिट में इस पूरे पूरे एनवलप में हमें नंबर ऑफ मैक्सिमाज मिलेंगे, तो ये जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक, यहाँ थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा गायब है, देन अगले वाले एनवलप में ये गायब है का मतलब 1 2 3 थर्ड ऑर्डर गायब है, मींस द स्लिट विथ और उसमें स्लिट की स्पेसिंग में 1/2 का रेशो रहा होगा। अच्छा, लेकिन क्योंकि दो ही स्लिट है तो मिनिमा कितनी मिलेंगी, 2 - 1, मतलब 1, दोनों के बीच में केवल एक मिनिमा मिली। ठीक, ठीक है, ठीक है, रिजनेबल है। थ्री स्लिट पे जाते हैं तो 3 - 1 2, 2 मिनिमाज मिलेंगी, 2 मिनिमाज और सेकेंडरी मैक्सिमा एक, तो यहाँ पर इनके बीच में 1 मिनिमा, 1 मैक्सिमा और 2 मिनिमाज हैं। दीज आर द प्रिंसिपल मैक्सिमाज। अगेन फोर्थ स्लिट में जाएंगे तो 4 - 1 मतलब 3 मिनिमाज एंड 2 मैक्सिमाज, सेकेंडरी मैक्सिमाज। तो दो प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच में हमें दो सेकेंडरी मैक्सिमा मिली हैं, लेकिन इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे कैपिटल एन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यहाँ पे इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, अब तो दिखना भी बंद हो गए, लो 5 पर ही दिखना बंद हो गए। ठीक, तो इसलिए जैसे जैसे हम हायर नंबर ऑफ स्लिट्स पे जाते हैं हमें केवल सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाई देते हैं बस। ठीक, ये बात हमने मुझे लगता है कर ली थी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जिस तरह से हमारे पास एनवलप, जहाँ पर भी एनवलप बनता है मीन्स दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लाई होता है, वहां पर कुछ पैटर्न मिसिंग भी हो सकते हैं, कहीं पे इंटेंसिटी आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि दो ग्राफ्स का मल्टीप्लाई हुआ था, अगर उनमें से कोई एक ग्राफ जीरो दे रहा है तो दूसरे ग्राफ के अगर वहां पे मैक्सिमा भी बनना है तो भी वो मिस हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट द मिसिंग पैटर्न, मिसिंग स्पेक्ट्रा इन डबल स्लिट। और ठीक वैसे ही मिसिंग स्पेक्ट्रा ग्रेटिंग में भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्राफ्स का मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल स्लिट का एनवलप, उसके थ्रू जहां पर भी मिनिमा बन रही होगी, अगर उसी जगह पर ग्रेटिंग के थ्रू मैक्सिमा बने तो दैट मैक्सिमा विल बी एब्सेंट। ठीक, तो अगर थीटा दोनों का सेम हो देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ दैट मिसिंग स्पेक्ट्रा। कैसे, हमें कंडीशन फाइंड करनी होगी। कंडीशन होती है फॉर अ ग्रेटिंग, मैक्सिमा की कंडीशन होती है द ई प्लस डी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और सिंगल स्लिट के लिए मिनिमा की कंडीशन होती है ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, डेफिनेटली एम विल बी लेस देन एन। ठीक है, अगर ये सेम एंगल पर बने तो ये वाली मैक्सिमा गायब हो जाएगी एंड दैट विल बी द मिसिंग स्पेक्ट्रा। और कैसे फाइंड करें दैट वैल्यू ऑफ एन, किस ऑर्डर की मैक्सिमा गायब होगी। ठीक, उसके लिए हम बस एम और एन का रिलेशन देखते हैं, उसके लिए ऐसा करते हैं दोनों का रेशो ले लेते हैं। ठीक, एंड दैट इज n by m इक्वल टू e plus d डिवाइडेड by e, and this n is e plus d divided by e multiplied by m. For m equal to 1, n will be e plus d divided by e times. ठीक, तो इस तरह से अगर d की वैल्यू और e की वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, अगर d और e दोनों सेम हो तो दिस विल बी 2, n विल बी 2m। तो m अगर 1 होगा तो सेकंड ऑर्डर, और फोर्थ ऑर्डर और सिक्स्थ ऑर्डर और इवन ऑर्डर मिसिंग होते हैं। अगर E इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी है, जैसे कि हमने डबल स्लिट में देखा था, ठीक वही है। ठीक, अगर E इक्वल टू ट्वाइस डी है देन N विल बी थ्राइस ऑफ M, तो थर्ड सिक्स नाइन्थ दीज ऑर्डर्स आर एब्सेंट। ठीक है, इसी तरह से आगे नेक्स्ट का भी यही इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं कि मिसिंग स्पेक्ट्रा कौन से होंगे, कौन सा स्पेक्ट्रा मिसिंग हो जाएगा। ठीक है,
चलो अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो हमारा जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से हम ग्रेटिंग को जब व्यू करेंगे तो इस तरह का हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसे हमने एक्सपेरिमेंट में कुछ नेम दिया था। क्या नाम था, याद है किसी को? स्पेक्ट्रोमीटर। हाँ, तो वी हैव अ स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें लाइट कॉलिमेट करके ग्रेटिंग पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है। अभी हमने जो कुछ भी किया है वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए किया है, ठीक, और हम नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही सॉल्व करते हैं सब कुछ। अच्छा, और उस पर लाइट डिफ्रेक्ट होके हर एक डायरेक्शन में जा रही होगी, तो इस डायरेक्शन में कुछ एंगल्स हैं, इधर भी जाएगी कुछ लाइट और आगे भी, तो डिफरेंट ऑर्डर्स डिफरेंट पोजीशंस पे व्यू होंगे, और इस टेलीस्कोप के थ्रू इसे रोटेट करके फॉर गिवन एंगल व्यू कर सकते हैं दोज ऑर्डर्स और दोज मैक्सिमास फॉर एवरी कलर। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ से लाइट आई, ये ग्रेटिंग है, और ग्रेटिंग से 0th ऑर्डर पर तो सारे वेवलेंथ्स मैच कर गए, तो जो कलर यहाँ का था वही कलर यहाँ भी दिखाई दिया। अच्छा, जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लोअर लैम्डा यहाँ हो सकता है, हायर लैम्डा यहाँ हो सकता है, तो पूरा वेव व्यू इसमें दिखाई देगा फर्स्ट ऑर्डर में। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर में यहाँ दिखाई देगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। और ऑर्डर का मतलब सिंपली ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा यहाँ के लिए, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा यहाँ के लिए। ठीक है, क्लियर? तो उसमें जो लोअर लैम्डा है दैट इज वॉलेट, तो वॉलेट सबसे पहले दिखाई दे जाता है, रेड सबसे बाद में दिखता है, तो ये है वेव व्यू। ठीक, ये पूरा स्पेक्ट्रम। और ये इस ग्रेटिंग ने क्या किया, ग्रेटिंग ने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इन सबको डिस्पर्स कर दिया। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन, जिसमें एक लैम्डा के अनुसार या एनर्जी के अनुसार या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ्स को सेपरेट कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है, और यहाँ पे ये वो डिस्पर्जन डिपेंड कर रहा है कि ग्रेटिंग में एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, इस पर। ठीक है, तो उसमें होता ये है, तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो वहां पर ये सब का जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन थोड़ा कम होता है। ठीक, हायर ऑर्डर पर जाते हैं डिस्पर्जन बढ़ जाता है। ठीक है, जो एंगल स्पान है वो बढ़ जाता है सेकंड ऑर्डर पर, फर्स्ट ऑर्डर पे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली लीनियरली नहीं बढ़ती। साइन थीटा शुरुआत में लोअर थीटास पर बड़ी तेजी से बढ़ता है और हायर थीटास पे उसकी इंक्रीज कम हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज कम हो जाता है, इसलिए हायर ऑर्डर पर ये ज्यादा स्पान में दिखाई देता है। तो हम मालूम भी कर सकते हैं किसी एक गिवन ग्रेटिंग का ये डिस्पर्जन कितना होगा, और उसे हम एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर से। ठीक, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए ग्रेटिंग, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसका मतलब क्या है, जैसे जैसे लैम्डा चेंज हो रहा है वैसे वैसे थीटा के चेंज होने की रेट क्या है, हो सकता है यहाँ पे रेट कम हो सकता है यहाँ रेट ज्यादा हो। ठीक, तो क्या करें, थीटा लैम्डा के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, मैथमेटिक्स में एक टूल होता है ये वैल्यू फाइंड करने का, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद लैम्डा, उसे क्या बोलते हैं, डी थीटा ओवर डी लैम्डा, राइट? तो dispersive power of a grating is represented by d theta over d lambda। ठीक है, लैम्डा में थोड़ा सा इंक्रीज करने पर थीटा में कितना चेंज होगा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, क्लियर है? अनमोल, अनमोल, यस सर। ओके, ठीक। तो कैसे निकालें, सिंपल सा है, डी थीटा ओवर डी लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें थीटा और लैम्डा दोनों आ रहे हो, और हमारे पास एक कंडीशन है मैक्सिमा के लिए, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। यस, दिस वैल्यू, दिस एक्सप्रेशन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, इसे बोलते हैं ग्रेटिंग इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, बस इसे अगर लैम्डा के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और डी थीटा ओवर डी लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, एंड दैट विल बी डी थीटा ओवर डी लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय ई प्लस डी कॉस थीटा, एंड दिस स्मॉल एन व्हाट, स्मॉल एन इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, एंड थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इससे हमें यह भी पता पड़ता है कि जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग बढ़ती जाती है। जैसे जब एन 1 है तब कोई डिस्पर्सिव पावर थी, जैसे ही एन की वैल्यू 2 हुई तो डिस्पर्सिव पावर डबल हो गई। एम आई राइट और नो? एन को जैसे ही मैं डबल करता हूँ
मतलब फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर पे जाता हूँ तो डिस्पर्सिव पावर एग्जैक्टली डबल हो जाती है। एम आई राइट और नो? सर डबल से ज्यादा होगी। एग्जैक्टली डबल से ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर थीटा भी बढ़ गया होगा, और थीटा बढ़ने का मतलब होगा कॉस थीटा की वैल्यू कम हो गई होगी, और वो क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ डिवाइड हो रहा है इसलिए इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर पे जाते हैं किसी ग्रेटिंग के लिए, तो ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर डबल से भी ज्यादा हो जाती है, और थर्ड ऑर्डर पे जाते हैं तो ट्रिपल से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है रीजनिंग में पूछने के लिए, लोग जल्दी पूछते हैं। अच्छा, इसके बाद और हम जब भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सपोज टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से हम व्यू कर रहे हैं किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, तो अगर दो ऑब्जेक्ट पास पास रखे हैं तो क्या हम उन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं? ठीक, वेदर वी कैन रिजॉल्व दोज टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, रिजॉल्व का मतलब है दोनों को सेपरेट करना। तो हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक पावर होती है, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर, और रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा वो। हम्म, अच्छा, अब ऐसे मालूम कैसे करें? तो एक मिनिमम डिस्टेंस जिसके पास, अगर जिससे ज्यादा पास में रखे हैं दो ऑब्जेक्ट, तो हमें वो दिखाई ना दे, दोनों अलग अलग दिखाई ना दे, दोनों पास पास दिखाई दे, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक, कि कोई दो ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हैं सर और जिससे पास रखे कि जिससे दूर रखे? जिससे और ज्यादा पास करें तो हम दिखाई साफ साफ दोनों अलग अलग दिखाई ना दें, या फिर ऐसे तुम्हारा भी कहना ठीक है कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे अगर दूर रखें ऑब्जेक्ट तो ही हमें दोनों अलग अलग दिखाई दें। ठीक, उससे पास हो जाए तो दोनों एक ही दिखाई देने लगे, सेम दिखाई देने लगे, अलग अलग रिजॉल्व ना कर पाए, दैट इज रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, तो अगर रिजॉल्विंग लिमिट कम है इसका मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट, वो जो टेलीस्कोप है या फिर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा अच्छा है, या फिर उसकी पावर ज्यादा है। ठीक, तो रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर आर टू रेसिप्रोकल थिंग्स। ठीक, एक कम है तो दूसरी बढ़ जाएगी। ठीक, आई, आंख के लिए, हमारी आंख भी तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तुमने 10+2 में पढ़ा होगा कि आंख, हमारी नेचुरल आई, ह्यूमन आई, कितनी, उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है या रिजॉल्विंग लिमिट कितनी होती है? अगर किसी को याद हो तो बताओ। 25 सेंटीमीटर होती है शायद। 25 सेंटी, नो नो नो, ये तो वो डिस्टेंस होती है जिससे और ज्यादा पास, हम ऑब्जेक्ट को आंख के अगर ज्यादा पास ला रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास ना लाएं, नहीं तो हम, हमारी आंखों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सर रिजॉल्विंग पावर तो वो वन होगा कि रेडियन। इस डिस्टेंस से अगर ज्यादा दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो दो हाँ ऑब्जेक्ट के बीच में हम वो नहीं बता हाँ पाएंगे हाँ हाँ, तो हमारी आंख के डिस्टेंस। लिए वो डिस्टेंस क्या है, या फिर आंख के लिए अगर हम रिजॉल्विंग, थीटा में डिफाइन करते थे उसको कि थीटा बनना एग्जैक्टली चाहिए हाँ था। चलो ठीक है, थीटा देख लेते हैं। तो थीटा के लिए ऐसे देखेंगे, हमारी आंखें हैं, दो ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, तो आंखों से उन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइनें, वो दोनों आपस में कोई ना कोई एंगल बनाएंगे। अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट को पास पास लाते जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो मिनिमम एंगल क्या है उन दोनों लाइनों के बीच का? जब हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स दूर दूर अलग अलग दिखाई दे रहे हो, अगर उस एंगल से भी पास कम कर दें उस एंगल को, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई ना दें, दैट विल बी रिजॉल्विंग लिमिट इन टर्म्स ऑफ एंगल। ठीक, तो आंखों के लिए क्या है, अगर याद है या नहीं किसी को? आंखों के लिए एक लिमिट थी, 10+2 में पढ़ते थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है मैंने 10+2 में ही पढ़ा था, दैट वैल्यू। हाँ, कोई बोल रहा है प्रथम? यस। अरे वो तो नहीं याद, लिमिट कोई नहीं बात याद। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तब होती जब तुम्हें भी याद नहीं होता और मुझे भी याद नहीं होता। ठीक है, एंड दैट वैल्यू, दैट रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ नेचुरल आई और ह्यूमन आई इज 1 सेकेंड। 1 डिग्री के 60 पार्ट्स की है, दैट इज 1 मिनट। 1 मिनट के भी 60 पार्ट की है, दैट इज सेकेंड। तो हमारी आंखें 1 सेकेंड के रिजॉल्विंग, 1 सेकेंड के रिजॉल्विंग लिमिट रखती हैं। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट को, और दोनों को मिलाने, आंखों से मिलाने वाली लाइनें जो दो हों, उन दोनों के बीच में अगर 1 सेकेंड का भी डिफरेंस है तो भी हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो भी पावर है, पावर इसका रिवर्स होगा, कुछ भी होगा। ओके, अच्छा, ये एक एग्जाम्पल था केवल। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें लिमिट की हमने बात की। ठीक, और लिमिट का रेसिप्रोकल होता है पावर, रिजॉल्विंग पावर। ठीक, और ये रिजॉल्विंग पावर दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक तो करते हैं ज्योमेट्रिकल रिजॉल्यूशन। ठीक है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, इन दोनों को अलग अलग कर दें,
दिस इज नोन एज जियोमेट्रिकल रिजोल्यूशन। और इसी तरह से एक स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन भी होता है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को सेपरेट कर सकता है, it means that instrument, optical instrument can resolve those wavelengths। तो उन दोनों वेवलेंथ्स के बीच में कितना डिफरेंस हो, मिनिमम डिफरेंस कितना हो कि उतना डिफरेंस होने पर वो लैम्डास को अलग अलग बना दे। जैसे कि ग्रेटिंग था, ग्रेटिंग डिफरेंट वेवलेंथ के मैक्सिमास को अलग अलग जगह पे बनाता था, ठीक है, थीटा दोनों के लिए अलग अलग होते थे। तो लैम्डास के बीच में कितना डिफरेंस हो मिनिमम कि वो दोनों लैम्डास के मैक्सिमास को अलग अलग बना सके, अलग अलग शो कर सके। अगर लैम्डा के बीच का डिफरेंस उससे भी कम कर दें तो दोनों के मैक्सिमास एक ही पॉइंट पे बनेंगे, या फिर वो ऑब्जेक्ट दोनों वेवलेंथ्स को सेपरेट नहीं कर पाएगा, रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। सो टू सेपरेट और टू रिजॉल्व to different wavelengths by optical instrument is known as spectral resolution of that optical instrument। ठीक है, तो जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे तब स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की बात करेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तो ज्योमेट्रिकल रिजोल्यूशन की बात कर रहे होंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। और हाँ, यहाँ पर हम ग्रेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो हम अब फाइंड करने वाले हैं कि ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या होता है। तो अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, कुछ छूटा हो तो बताओ। क्लियर है? अच्छा, तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑफ ग्रेटिंग कैसे डिफाइन करें? स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू फॉर्म द डिफरेंट प्रिंसिपल मैक्सिमास ऑफ टू वेवलेंथ्स, और वो वेवलेंथ्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हों, दोनों के बीच का डिफरेंस कैन बी रिटन एज डी लैम्डा। अच्छा, ये रिजोल्यूशन पावर ऑफ ग्रेटिंग फाइंड करने के लिए एक क्राइटेरिया है, दैट क्राइटेरिया इज नोन एज रेले क्राइटेरिया। ये एक साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, रेले क्राइटेरिया। तो रेले कहते हैं कि दो वेवलेंथ जिनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, दोनों अलग अलग दिखाई देंगी तब जब पहली वेवलेंथ का पहला फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा वो फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा दूसरी वाली वेवलेंथ के मैक्सिमा से कनेक्टेड है। होगा ये कि सपोज हमारे पास दो वेवलेंथ्स थे, एक लैम्डा 1 था, एक लैम्डा 2 था। अगर केवल लैम्डा 1 होता तो क्या होता, हमें एक मैक्सिमा मिलता, फिर मिनिमा मिलता, और दूसरे भी मिनिमा मैक्सिमाज मिल रहे होते, सेकेंडरी मैक्सिमाज मिल रहे होते, और ये मिनिमाज हो रहे होते, तो उसका एक प्रिंसिपल मैक्सिमा होता। अगर केवल लैम्डा 2 होता तो क्या होता, तो भी यही होता, मैक्सिमाज एक प्रिंसिपल मैक्सिमा होता और कुछ सेकेंडरी मैक्सिमाज होते। लेकिन इन दोनों की पोजीशंस अलग अलग होती हैं, क्योंकि थीटा अलग है, वो लैम्डा अलग है तो थीटा भी अलग अलग होंगे। जैसे जैसे इन लैम्डास के बीच की डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे ये दोनों पास आते जाएंगे। ठीक, इनकी जो पोजीशन है वो पास पास होती जाएगी। तो लैम्डा के बीच का डिफरेंस अगर इतना है कि पहले वाले का मैक्सिमा, ये वाला मैक्सिमा, और दूसरे वाले का मिनिमा एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, तब तक ये दोनों हम अलग अलग देख सकते हैं। अगर उससे भी कम हुआ वेवलेंथ का डिफरेंस, मींस अगर पहले वाले का मैक्सिमा दूसरे वाले के मिनिमा को भी क्रॉस करके पास में पहुंच गया, बस वी कैन नॉट रिजॉल्व, और दैट ग्रेटिंग कैन नॉट रिजॉल्व दीज टू लैम्डास, और वो दोनों लैम्डा एक ही पॉइंट पे बने। ठीक, अगर ऐसा हो गया, पहले का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, यहाँ पर पहले का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा जब तक एक दूसरे पर हैं, बस ये है कंडीशन। ठीक, ये इस वाले क्राइटेरिया तक वी कैन सेपरेट दूस टू लैम्डास, और अगर इससे भी कम हुआ लैम्डा का डिफरेंस और ये जो मिनिमा है और ज्यादा शिफ्ट हुई दूसरी तरफ, बस इन दोनों का एक ही मैक्सिमा बनेगा, और से हम बोलेंगे कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 विल नॉट बी रिजॉल्व बाय दिस ग्रेटिंग। तो हमें वही मालूम, पार्ट एक बार और बता दीजिए। देखो, क्राइटेरिया ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर लैम्डा हो तो उस लैम्डा को ग्रेटिंग शो कैसे करता है, उसके लिए एक प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, उसके उस प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों तरफ कुछ सेकेंडरी मैक्सिमास होते हैं, और अगर हमारे पास दो वेवलेंथ्स हो तो उन दोनों के लिए दो अलग अलग सेपरेट मैक्सिमास होंगे और दोनों के अलग अलग मिनिमास होंगे।
ठीक है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमाज हैं, ये सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं। तो क्राइटेरिया ये बोलता है कि जब तक इन दोनों के मैक्सिमा और मिनिमा अलग अलग हैं, पहले वाले का मैक्सिमा और दूसरे वाले का मिनिमा जब तक मैच कर रहे हैं, तब तक तो हम दोनों वेवलेंथ्स को अलग अलग शो कर सकते हैं। और जैसे ही, और उसकी लिमिट क्या है पास आने की, λ1 और λ2 के पास आने की लिमिट है ये वाली, ठीक, पहले वाले का मिनिमा और दूसरे वाले का मैक्सिमा, या फिर दूसरे वाले का मिनिमा और पहले वाले का मैक्सिमा जब तक एक ही पॉइंट पर है, ठीक, तब तक इन दोनों के जो मैक्सिमाज हैं अलग अलग होंगे और ये दोनों वेवलेंथ सेपरेट हो रही होंगी। और जैसे ही λ1 और λ2 का डिफरेंस इतना कम हो जाए कि इसका मिनिमा इसके मैक्सिमास को भी क्रॉस कर जाए, मींस ये दोनों मैक्सिमास बहुत पास आ जाएं, इतने पास कि मैक्सिमा और मिनिमा एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्रॉस करके और आगे चले गए, ठीक, तब इन दोनों की जो इंटेंसिटी है मिक्स हो जाएगी और हम इन दोनों को अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर इन दोनों का सिंगल पॉइंट बनना होगा। ये जो कंडीशन दिख रही है, इसमें स्क्रीन पर दोनों का अलग अलग पॉइंट बनना होगा, बस पास पास होंगे। पहले की मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, दूसरे की इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम होगी, दोनों के बीच में एक डिप दिखाई देगा। और जैसे ही उससे भी कम हुआ दोनों का डिफरेंस, तो हमें एक बड़ा सा एक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा जिसमें इंटेंसिटी कम वाला डिप जैसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब दोनों कलर पास पास होंगे, दोनों कलर एक ही जगह आ जाएंगे, वो रिजॉल्व नहीं होंगे। ये है रिले क्राइटेरिया। सर हाँ सर इस पॉइंट पे भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा होगा इन दोनों अलग अलग वेवलेंथ का? नहीं, इंटरफेरेंस तो हर जगह हो रहा है, इंटरफेरेंस के कारण ही ये दोनों बने हैं, ठीक, सारे लैम्डास में इंटरफेरेंस ही हो रहा है। उनमें से यहाँ पर वो लैम्डा दिखाई दे रहा है जिसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर ये λ2 दिखाई दे रहा है क्योंकि λ2 का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक, तो इंटरफेरेंस तो है ही है, इंटरफेरेंस के कारण ही ये प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमाज मिल रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ हुआ ये है कि इंटेंसिटी एग्जैक्टली ऐड हो गई। यहाँ पर देखो इंटेंसिटी केवल ये रहेगी, ये जो बाहर वाला जो लाइन है, ये वाली बाहर वाली लाइन, ये है फाइनल इंटेंसिटी, द समेशन ऑफ बोथ। तो ये इंटेंसिटी केवल एक ही थी, इसी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर आके क्या हुआ, इसकी इंटेंसिटी इतनी और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी है 0 से ज़्यादा, तो इसलिए ये ऊपर आ गया। यहाँ पर दोनों का एडिशन, तो यहाँ पर है, ये है फाइनल इंटेंसिटी। तो ये जो इंटेंसिटी का ये वाला पैटर्न है, बाहर वाली लाइन, ये है दोनों का समेशन। और इससे और भी पास आएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ के ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक, इस तरह की हो जाएगी। जब ये और पास होंगे दोनों मैक्सिमाज, या फिर ये λ1 और λ2 के बीच का डिफरेंस और भी कम होगा, तो इंटेंसिटी ये वाली जो डिप थी, डिप गायब होकर अब ये इंटेंसिटी हो जाएगी फाइनल, और एक ही मैक्सिमा दिखाई दे रहा होगा। सर मेरा मतलब वही था कि हाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी बना के इन दोनों को, हाँ, रिजल्टेंट, तो इसे रिजल्टेंट कहना ज्यादा सही है, इसे इंटरफेरेंस नहीं कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही इंटरफेरेंस हैं, पहले वाले मैक्सिमा और दूसरे वाले मैक्सिमा के बीच का इंटरफेरेंस नहीं है, इन दोनों का एडिशन है ये, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं, इंटरफेरेंस और एडिशन में, ठीक है। अच्छा सर अच्छा, और बताओ अगर किसी को क्लियर ना हो रेले क्राइटेरिया, क्योंकि ये रेले क्राइटेरिया अगर क्लियर है तो ही हम डेरिवेशन कर पाएंगे इसका रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग का। क्लियर है जशनप्रीत? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो, अगर ये क्लियर है तो फिर हम इस कंडीशन में हैं कि हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर सकें, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक्सप्रेशन में क्या है। तो सपोज हमारे पास एक ग्रेटिंग थी, ग्रेटिंग में दो वेवलेंथ्स इंसिडेंट हो रही थी, दोनों के बीच का डिफरेंस डी लैम्डा था, ठीक है। और सपोज जो उसमें से कोई एक वेवलेंथ थी जिसकी वैल्यू कम थी, λ1 मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम थी लैम्डा की, उसके लिए सपोज यहाँ पर nth ऑर्डर का मैक्सिमा बना, ठीक। अच्छा, और हम बात करते हैं ये डी लैम्डा उसी लिमिट पर है, रेले लिमिट पर है, मींस अगर हमने डी लैम्डा से भी इसकी वैल्यू कम की तो दोनों को ये रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तब होगा क्या, λ1 की मैक्सिमा, λ1 की मैक्सिमा और λ2 की मिनिमा एक ही जगह पर होंगे, या फिर λ1 की मिनिमा और λ2 की मैक्सिमा एक ही जगह पर होंगे, ठीक। हम सपोज इस कंडीशन पर है, तो λ1, ठीक,
उसका मैक्सिमा यहाँ बना, लेमडा 1 ना कह के ऐसा करते हैं लेमडा ही बोल देते हैं, दूसरे वाले को लेमडा प्लस डी लेमडा बोल देंगे। ठीक है, तो अगर हम लेमडा की बात करें, लेमडा का मैक्सिमा बनता है इस पोजीशन पर, P1 पोजीशन पर, और वहां पर जो थीटा है दैट इज थीटा एन, nth ऑर्डर का मैक्सिमा है। तो कंडीशन क्या होगी, E प्लस डी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा, है ना, मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है। सही है ना, कुछ गलत करूं रोक देना मुझे। अच्छा आगे चलते हैं, अगर हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो P2 पॉइंट पर मिनिमा बनना होगा, और मिनिमा की कंडीशन होती है कैपिटल एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा, वहां पर अगर एंगल थीटा प्लस डी थीटा है, ठीक, इक्वल टू एम लेमडा। और एम के बारे में हमने बात की थी कि एम हो सकता है स्मॉल एन टाइम्स कैपिटल एन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से आगे तक। कब तक, जब तक यहाँ पर ऐड करने वाला जो नंबर है ये कैपिटल एन माइनस 1 है तब तक। ऐसे हमने बात कर ली थी ना इसकी, क्लियर है, क्लियर था। अच्छा, और इसकी बात, ये कौन सा है, ये पहला ही मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा, उसके बाद ये वाला जो मिनिमा है पहला ही मिनिमा है। ठीक, तो उसके लिए कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय द ऑर्डर स्मॉल एन प्लस 1, तो कैपिटल एम की वैल्यू ये हो जाएगी। तो P2 पर जो मिनिमा है लेमडा की दैट इज कैपिटल एन ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन प्लस 1 लेमडा। ठीक है, आगे P2 पर मैक्सिमा भी तो बनना है, किसका, लेमडा प्लस डी लेमडा का। ठीक, और उसके लिए कंडीशन ये वाली होगी E प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा, यहाँ के लिए टोटल एंगल थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय यहाँ का लेमडा, लेमडा प्लस डी लेमडा, ये है कंडीशन। ये दोनों कंडीशन क्लियर है ना। ये कंडीशन है मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा ऑफ लेमडा वेवलेंथ, और ये कंडीशन है द मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ। और दोनों के एंगल्स अलग अलग होंगे डेफिनेटली, यहाँ का अगर थीटा है यहाँ का थीटा प्लस डी थीटा हो जाएगा, एन लगाया सफिस, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए। तो ये दोनों क्लियर हैं, गलत तो नहीं लिख दिया कुछ। स्मॉल एम को मैंने कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन प्लस 1 लिखा है, क्योंकि सर एक पहला बार ही, फिर से बता दो। देखो हमारी रेले क्राइटेरिया थी कि ये दोनों वेवलेंथ्स, एक लेमडा और सेकंड लेमडा प्लस डी लेमडा, रिजॉल्व होंगी तब तक जब तक पहले वाली, चलो पहले वाले को लेमडा मान लेते हैं, जब तक लेमडा की पहली मैक्सिमा लेमडा प्लस डी लेमडा के प्रिंसिपल मैक्सिमा के साथ कॉन्साइड कर रही है। अगर उससे भी आगे बढ़ता है या फिर ये प्रिंसिपल मैक्सिमा और भी पास आता है तो दोनों रिजॉल्व नहीं होंगे। रिजॉल्विंग पावर के लिए हमने उसी क्राइटेरिया का यूज किया, और हमने सपोज किया कि पहली वाली वेवलेंथ की मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, और दूसरे वाली वेवलेंथ की मैक्सिमा कॉन्साइड कर रही है। रिवर्स भी कर सकते थे, ठीक, कि ये मैक्सिमा दूसरे वाले की मिनिमा के साथ कॉन्साइड कर रही है। ठीक, तो अब कंडीशंस लिखनी है हमें यहाँ के लिए। यहाँ के लिए एक तो हमें लगानी पड़ेगी मिनिमा वाली कंडीशन फॉर लेमडा वेवलेंथ, और दूसरी लगानी पड़ेगी मैक्सिमा वाली कंडीशन फॉर लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ। ठीक, तो मिनिमा की कंडीशन होती है कैपिटल एन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा, और थीटा क्या है यहाँ के लिए, सपोज यहाँ के लिए थीटा थीटा एन था, और यहाँ के लिए एंगल थीटा प्लस डी थीटा है। ठीक है, ठीक, तो ये वैल्यू पुट की एम लेमडा, और एम इज व्हाट, एम इज कैपिटल एन टाइम्स स्मॉल एन प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा की बात की। अगर 0th ऑर्डर होता मैक्सिमा का और उसके बाद पहली मिनिमा होती तो हम सिंपल लेमडा रखते, ठीक, 1 लेमडा, अगले वाले के लिए 2 लेमडा, पहले वाले ऑर्डर तक पहुंचे, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के बाद की बात करते तो कैपिटल एन प्लस 1 कैपिटल एन प्लस 2, nth ऑर्डर के बारे में बात करते तो स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस 1, ठीक, सेकंड मिनिमा के लिए प्लस 2 कर देंगे, थर्ड मिनिमा के लिए प्लस 3 कर देंगे। ठीक, तो स्मॉल एम को हमने रख दिया स्मॉल एन कैपिटल एन प्लस 1, और ये कंडीशन रखी। इसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमा बनी है नेक्स्ट वेवलेंथ की, दैट नेक्स्ट वेवलेंथ इज लेमडा प्लस डी लेमडा, तो उसके लिए कंडीशन मैक्सिमा वाली ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू एन लेमडा प्लस डी लेमडा, बस। ठीक है, केवल कंडीशंस पुट की हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कुछ बोलना है, कुछ और कोई बोल रहा है? मेरे पास आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कोई कुछ बोल तो रहा है।
मैं ऑडिबल हूँ ना? यस सर। अच्छा, तो चलो जैसे ही तुम कनेक्शन में आओ तो मुझे बताना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें? सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ई प्लस डी साइन थीटा प्लस डी थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं और बस सॉल्व कर लेते हैं। तो वो आएगा ये स्मॉल एन कैपिटल एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये वाला, और ये वाला टाइम पार्ट यहाँ पर, दोनों को सॉल्व किया, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। ठीक, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज गिवन बाय लैम्डा बाय डी लैम्डा। ठीक, लैम्डा बाय डी लैम्डा इज स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, और अगर स्मॉल एन की वैल्यू भी पुट कर दें तो कैपिटल एन ई प्लस डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, बस। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, and this is given by lambda by d lambda. For a given lambda, d lambda का किस की क्या वैल्यू रिजॉल्व हो सकती है? लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। बोलो, ये क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थोड़ी देर देखो इसे और मुझे बताओ। शिवम, यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक, तो अगर ये क्लियर है तो बस हमारे डिफ्लेक्शन में केवल यही सब कुछ था। ठीक, सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज। सिंगल स्लिट, ठीक, इंटेंसिटी, द पैरामीटर, द कंडीशंस फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। डबल स्लिट में इंटेंसिटी, द पैरामीटर, कंडीशंस फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, एंड वन मोर थिंग, द ऑर्डर ऑफ मिसिंग फ्रिंजेस, मिसिंग पैटर्न। ग्रेटिंग में इंटेंसिटी, ठीक, पैरामीटर, द कंडीशंस, मिसिंग पैटर्न, डिस्पर्सिव पावर डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, एंड रिजॉल्विंग पावर लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, और इसमें भी रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है, और रिजॉल्विंग पावर एग्जैक्टली डबल होती है। ठीक, क्योंकि कैपिटल एन तो बढ़ नहीं सकता, कैपिटल एन तो एक गिवन ग्रेटिंग के लिए फिक्स है। तो जैसे ही हम सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे रिजॉल्विंग पावर डबल हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर पे रिजॉल्विंग पावर ट्रिपल हो जाएगी। और इसीलिए जब तुम ग्रेटिंग पे दिखते हो तो फर्स्ट ऑर्डर की जब स्पेक्ट्रम देखते हैं तो येलो का केवल एक ही लाइन दिखाई देती है वहां पर, जब भी देखोगे तब मालूम पड़ेगा। और जब सेकंड ऑर्डर पे जाते हैं तो वो येलो लाइन भी डबल हो जाती है। तो जब तुम्हारे पास एग्जैक्टली एक रियल ग्रेटिंग होगी, लैब में आओगे जब भी आओगे, ठीक, तब तुम्हें दिखेगा, तब पता पड़ेगा कि रिजल्ट पावर डबल हो रही है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। डबल का मतलब हम और अच्छे से वेवलेंथ्स को सेपरेट कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कौन सा? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड द ग्रेटिंग। तो अगर किसी को कहीं से भी कुछ पूछना हो, कुछ क्लियर ना हो तो बताओ।